नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। हरियाणा पीएससी के लिए हम जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहले वाली वीडियो में वॉइस का थोड़ा सा इश्यू आ गया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी को रिजॉल्व करने की कोशिश की बट वो हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाइलिंगुअली हम जो है इस पेपर को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन है जिनको हम देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम आपका पास ही है और हमें देखिए इस टाइम पे रिवीजन पे फोकस रखना है, ना कि हमें नई चीजों को पढ़ना है। इसीलिए आप लोगों को मैं कम इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन हम उस पर प्रॉपर रिवीजन करने पर ध्यान देंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखिए आर्ट एंड कल्चर से है। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको वो ऑप्शन बताना है जो नॉट करेक्टली मैच्ड है। राइट, तो देखिए पहला है फुलकारी। तो फुलकारी देखिए पंजाब से रिलेटेड है, हम कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हैं और वो एम्ब्रॉयडरी किस राज्य से संबंधित है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो कसूती है वो कर्नाटक, ये भी बिल्कुल ठीक है। काठी देखिए ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो शामी लामी है वो मणिपुर से संबंधित है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में, छऊ शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। यानी कि छऊ क्या है, क्लासिकल डांस है, उसके बारे में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। ये एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है यानी कि सेमी क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के राज्यों में प्रचलित है। तो देखिए इसमें क्या है, 3 स्टेट दी गई हैं यानी कि 3 फैक्ट है, तो 3 में 2 फैक्ट तो सही है यानी कि उड़ीसा और झारखंड, ये तो ठीक है। लेकिन जो बिहार है एक्चुअली ये गलत है, बिहार नहीं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल जो है आना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में अगेन पूछा हुआ है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वही पूछा हुआ है। राज्यों के नाम दिए गए हैं और लोक चित्रकारी यानी कि जो आपकी फ्लॉक पेंटिंग्स दी होती हैं उनके नाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो सांची है वो देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो तमिलनाडु है तो तमिलनाडु देखिए आपकी माइका पेंटिंग से संबंधित है, ये भी बात ठीक है। केरला जो है तो केरला जो है आपका कन्यारकली इससे संबंधित है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए टिकुली आर्ट, टिकुली जो आर्ट है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, बल्कि आप सभी जानते होंगे ये बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा एक और पेंटिंग का नाम याद रखिएगा, वो है जदो पाटिया पेंटिंग, और जदो पाटिया पेंटिंग जो झारखंड है उससे संबंधित है। राइट, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में इस बार आपसे जो पूछा गया है, स्थानांतरण खेती है और किस राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और उससे संबंधित राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं और आपको जो सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, दीपा छत्तीसगढ़ में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ये बात बिल्कुल ठीक है। पोडू देखिए आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, कोमन उड़ीसा में बोला जाता है, ये भी ठीक है। कुरुआ जो है वो देखिए झारखंड में बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका स्थानांतरण खेती है उसको झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। राइट, तो इसको ध्यान रखते हैं। देखिए विजुअलाइज कीजिएगा मैं जो भी बोलूंगी। एक्चुअली यहाँ पर 4 जो है ऊंची पर्वत की चोटियां दी हुई हैं और आपसे जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, यानी कि जो आपका मोस्ट नॉर्दर्न माउंटेन पीक है, सबसे उत्तरी वाला, इन 4 में से उत्तरी पूछा हुआ है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जो आपका अरमाकोंडा है, तो अरमाकोंडा कहाँ पे है, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है अरमाकोंडा, आंध्र प्रदेश में। याद करते हुए चलेंगे। अनाईमुडी, अनाईमुडी की बात करें तो ये देखिए
देखिए केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास पड़ता है, लेकिन इसकी जो लोकेशन बुक्स वगैरह में देखी जाए तो वो आपकी केरल में पड़ती है। ठीक बात है। इसके बाद जो आपका दोडा बेटा है, तो दोडा बेटा कहाँ पे पड़ेगा, तो ये देखिए आप सभी जानते हैं तो आसान है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। राइट। इसके बाद मुलायगिरी कहाँ पर है, तो जो मुलायनगिरी है वो दरअसल कर्नाटक में है। ठीक है। अब देखिए आपको अगर नहीं भी पता है इनमें से सबसे नॉर्दर्न कौन सा है, लेकिन आपको स्टेट पता है, तो देखिए सबसे ऊपरी स्टेट कौन सी बैठ रही है, जल्दी बताइए, इमेजिन कीजिए। जी हाँ, जो अन्नाकोंडा आंध्र प्रदेश वाला है वो सबसे उत्तरी बैठ रही है। ठीक है, क्योंकि केरल भी देखिए नीचे आ जाता है, तमिलनाडु भी नीचे आ जाता है, कर्नाटक भी थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ पड़ता है, लेकिन आंध्र प्रदेश वाला क्या है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ध्यान रख लीजिएगा, इन चारों में जो अन्नाकोंडा है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न कोई भी रट नहीं सकता है। इस तरह के प्रश्न जो है आप कितना मैपिंग कर सकते हैं, कितना चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में आपको कितनी डिटेल है, इस सब पे निर्भर करता है कि कैसे निकलेंगे। तो अगर आता है तो इसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो रिस्क मत लीजिए अगर एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग है। ठीक बात है। फिर पूछा हुआ है आपका 6th क्वेश्चन, पूछा हुआ है कौन सी भाषा में जो भारत है उसमें शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित होने वाली पहली भाषा थी, यानी कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज बतानी है जिसको डिक्लेयर किया गया था इंडिया की पहली क्लासिकल लैंग्वेज। तो देखिए जो तमिल है उसको 2004 में पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, और इसके बाद फिर संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। तो यहाँ पे देखिए तमिल क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 7th क्वेश्चन का। पूछा गया है कि एक कवि जिनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट, और वो जो है बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, साथ में उनको विरोधी कवि भी कहा जाता है। तो ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, रिबल पोएट किसको कहा जाता है, नेशनल पॉइंट ऑफ बांग्लादेश के कौन है, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना, मतलब पहचानना है कि वो कौन है। तो देखिए विरोधी कवि जो कहा जाता है वो है काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 1899 में पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल है इसी के आसपास हुआ था। इनको बांग्लादेश का नेशनल पोएट भी कहा जाता है, विरोधी कवि भी इनको कहा जाता है। और 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय जो कवि नजरुल थे वो कोलकाता में रह रहे थे। ठीक बात है। अब देखिए कवि नजरुल का नाम जो है, आई एम सॉरी, जो काजी नजरुल इस्लाम है उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है कि जो मास्की शिलालेख है, यानी कि जो आपका मास्की एडिक्ट है, उसमें सम्राट अशोक को बुद्ध शाक्य के रूप में नामित किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक को धर्मशोक के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट भी है, उनको याद कर लीजिएगा कि मास्की एडिक्ट में जो है अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य के रूप में भी मेंशन किया है, और सारनाथ एडिक्ट में धर्मशोका इसको कहा गया है। क्योंकि सही विकल्प का आपको चयन करना है तो सी आपका आंसर हो जाएगा। राइट। इसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि जो शेर शाह का प्रशासन था, यानी कि शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे संबंधित आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। राइट। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, दीवान ए आरएच। ठीक है, तो दीवान ए आरएच सैन्य प्रभारी होता था, यानी कि जो क्या होता था, इंचार्ज ऑफ द आर्मी होता था। राइट है। फिर दीवान ए रसालत विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर होता था। ठीक है, फिर दीवान ए इंशा संचार मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन होता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। इसके बाद चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि किस राज्य पे जीत हासिल करने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से राजस्थान, बिहार, गुजरात या इनमें से कोई भी नहीं, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए जब गुजरात राज्य पर अकबर ने जीत हासिल कर ली थी तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी यानी कि गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कौन सी भाषा पांडे राजवंश की राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी, यानी कि जो पांडे डायनेसिटी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो ध्यान रखिएगा ये थी तमिल भाषा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तमिल भाषा हो गई। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की।
12वें प्रश्न में ये कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसका नाम है सोठी सिसवाल, ये भारत के किस राज्य क्षेत्र में प्रचलित थी, यानी कि एक प्रोटो हड़प्पन कल्चर है सोठी सिसवाल नाम से। पूछ रहा है कि वो इंडिया के कौन से एरिया में प्रिवेलेंट था। तो देखिए कुछ संस्कृति है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिंध और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है वहां पर अमरी संस्कृति थी, ठीक है। इसके बाद जो सिंध प्रांत है उसमें कोट डीजियन संस्कृति थी। भारत में जो हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें देखिए सोठी सिसवाल जो है संस्कृति वो प्रेवलेंट थी। तो यहाँ पे सोठी सिसवाली पूछा है तो इसका मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ रिबल्स आपको दिए हुए हैं, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला है पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह का अगर मैं ईयर आपको बताऊं तो ये 1778 के आसपास था। फिर नारकेलबेरिया विद्रोह, ये देखिए आपका था 1831 में। दरअसल स्टार्ट तो पहले ही हो गया था बट ये थोड़ा लंबा चला था, ठीक है। इसके बाद गडकरी विद्रोह की बात करें तो ये 1844 में हुआ था, ठीक है। पाइका विद्रोह की बात करें तो 1817 में हुआ था, ठीक है। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आएगा, फिर चौथा आएगा, देन आपका दूसरा आएगा और फिर आपका थर्ड आएगा, यानी कि डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वहाबी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ था, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वहाबी जो आंदोलन था, वहाबी जो मूवमेंट था उससे कौन सा एरिया अफेक्टेड नहीं हुआ था। तो देखिए जो वहाबी आंदोलन है, अगर मैं इसकी आपको टाइमलाइन बताऊं तो मोटे तौर पर ये 1830 से लेकर 61 तक चला था, राइट। और इससे कौन कौन से जो है आपके एरिया प्रभावित हुए थे, तो बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो एक्चुअली प्रभावित हुआ था। अब यहाँ पर आप देखिए तो उत्तर पूर्व जो है सीमांत प्रांत दिया हुआ है। मैंने आपको भी क्या बताया, उत्तर पश्चिम। कई बार ना ऑप्शन में इसी तरह घुमाते हैं। देखिए कई बार हमें लगता है उत्तर पश्चिम पढ़ा है और हम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, टिक कराते हैं, घर आके पता चलता है कि यार ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है ना, ह्यूमन एरर से बचिए, सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि उत्तर पश्चिम होना चाहिए तो ये वाला ऑप्शन ही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। कह रहा है कि किन राज्यों के शासकों ने 1570 में अपने जो राज्य थे वो अकबर को दे दिए थे, यानी कि बोल रहा है कि कौन सी वो किंगडम्स थी जिन्होंने अकबर को 1570 में जो अपनी स्टेट्स थी वो हैंड ओवर कर दी थी, ठीक है। देखिए 1570 में मारवाड़ ने, ठीक है, बीकानेर ने और जो जैसलमेर है इन्होंने अकबर को अपने राज्य सौंप दिए थे, लेकिन कलिंजर इनमें से एक नहीं था, ठीक है। तो 4 अगर हटा देंगे तो 1 2 3 यानी कि ए हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक बात है। इसके बाद करते हैं आपका 16th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो शांति घोष है और सुनीति चौधरी है, ठीक है, इन्होंने किस ईयर में किस जिला मजिस्ट्रेट जिनका नाम स्टीवंस था उनकी हत्या कर दी थी। देखिए 2 बच्चा ही थी ये, शांति घोष और सुनीति चौधरी, और बहुत बहादुरी वाला इन्होंने काम किया था। और कब किया था, 1931 में किया था। और इस टाइम पे जो त्रिपुरा का बेसिकली जिला मजिस्ट्रेट था उसकी इन्होंने जो है हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे 1931 और त्रिपुरा जो होगा वो ठीक हो जाएगा, डी में दिया हुआ है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वें प्रश्न में कह रहा है गुरुओं के नाम दिए गए हैं, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लगाना है, कौन पहले आए कौन बाद में आए ये आपको बताना है। तो देखिए गुरु अमरदास, तो इनके अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये 1552 से लेकर, ठीक है, कब तक रहा, 74 तक रहा। फिर गुरु रामदास की बात करूं तो 1574 से लेकर 81 तक रहा। फिर गुरु अर्जुन देव की बात की जाए तो 1581 से लेकर, ठीक है, ये आपका रहा 1606 तक, ठीक है, 1606 तक। गुरु हरगोविंद जी की बात करें तो फिर ये 1606 से लेकर आपका 1644 तक रहा था, ठीक बात है। तो अब ये आपके सामने जब ईयर लिखे गए हैं तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आसान है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 यही सही बैठता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। कह रहा है कि किस स्थान पर जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था, यानी कि जो पुर्तगालीज थे उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग स्टेशन था वो कहाँ पर स्टैब्लिश नहीं किया था, आपको ये बताना है। तो देखिए उन्होंने कालीकट में,
कन्नौर में और कोच्चिन में, इन तीनों ही जगह अपने जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, प्रश्न जो है पूछा जाता है तो आपको ये कालीकट, कोन्नेर और कोच्चिन का नाम जो है याद होना चाहिए। ठीक बात है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। कह रहा है 1605 में डचों ने जो अपना पहला कारखाना खोला था वो किस स्थान पर खोला था। यानी कि जो डच है उन्होंने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की थी 1605 में, तो किस प्लेस पर की थी। ठीक है, तो देखिए उन्होंने अपना पहला जो कारखाना खोला था वो तो 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला था, तो यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। लेकिन डचों ने अपने कारखाने कहाँ कहाँ खोले थे इस पर भी देखिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या है, सबके नाम थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। कौन कौन से, पुलिकट, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, सूरत, कराईकल, नागपट्टिनम और कोच्चिन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि डचों के कारखानों के बारे में ना प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न की। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये कह रहा है 1748 में एक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक्सला चैपल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल है या शैपल है या चैपल है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो, इसके बारे में 2 फैक्ट दिए गए हैं। पहला तो ये कि ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर में देखिए साइन हुई थी, और दूसरा ये इसको 1748 में साइन किया गया था। आपको बताना कौन सा ठीक है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जो हमारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था, पहला जो आंग्ल कर्नाटक जो पहला आपका कह सकते हैं आंग्ल और फ्रांसिस युद्ध हुआ था, इसमें देखिए इस युद्ध में हुआ क्या था, आमने सामने तो लड़े थे देश के राजा, भारत के ही जो रजवाड़े थे वो लड़े थे, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की शक्तियां थी वो काम कर रही थी। और यही युद्ध ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों को ये बात पता चल गई थी कि भारतीयों में फूट पड़वाकर उनसे अपने मतलब का काम निकलवाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि जब कर्नाटक के युद्ध समाप्त हुए तो जो फ्रांसीसी थे उनकी शक्तियां समाप्त हो गई, तो धीरे धीरे पता चल गया था कि अब अंग्रेज ही जो है एक सुपर पावर के रूप में इंडिया में उभर कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1748 भी ठीक है, और पहला कर्नाटक युद्ध के टाइम पे ये साइन हुई थी ये भी ठीक है, तो इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न की। ये कह रहे हैं अकबर ने तौहीद ए हिलाई नामक नए धर्म की घोषणा कब की थी। देखिए जो तौहीद ए इलाही है, इसके 2 नाम और ध्यान रखिएगा। एक तो बहुत फेमस है तो इसको दीन ए इलाही भी बोलते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा देखिए इसको दिव्य अद्वैतवाद भी बोलते हैं, जो थोड़ा सा अप्रचलित नेम है बट आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिव्य अद्वैतवाद कह लीजिए, दीन ए इलाही कह लीजिए, या तौहीद ए हिलाई कह लीजिए। इसकी घोषणा अकबर ने कब की थी, तो ये की थी 1582 में। ठीक है, यानी कि आपका जो है ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न की। पूछ रहा है जहांगीर को नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि कहाँ दी गई थी। देखिए 1605 में आगरा में ताज पहनाया गया, और उस ताज पोशी के टाइम पर ही उसने नीर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की थी। ये जो नीर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर होता है, इसका मतलब होता है विश्व विजेता, यानी कि नूर उद्दीन का मतलब क्या है, विश्व विजेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, जहांगीर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा पर इसको किया था, तो आगरा में किया था। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या है, सी, यानी कि आगरा। ध्यान रखिएगा। 23वें प्रश्न की बात करते हैं। बोल रहा है कि 1636 में शाहजहां के शासनकाल के दौरान किन 2 राज्यों के साथ अहदनामा पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि जो अहदनामा था वो जो साइन किया गया था 2 स्टेट के बीच में, जबकि शाहजहां का शासनकाल था, तो वो कौन कौन सी स्टेट थी। तो देखिए शाहजहां के शासनकाल में जो कि 1636 के आसपास था, जबकि अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ये रहा था आपका 1628 से लेकर 58 तक, ये तो शाहजहां का शासनकाल था। और इसी में 1636 की बात करें तो अहदनामा यानी कि सुलहनामा उसको बोलते हैं, इस पर जो हस्ताक्षर किए थे तो वो 2 राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, इनके साथ उसने साइन किया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। मुगल प्रशासन में जो शासक की गुप्त मुहर होती थी उसके लिए किस वर्ड का यूज किया जाता था। यानी कि जो लॉर्ड प्रीवी सील है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती थी, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके लिए यूज की जाती थी मीरमाल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मुख्य काजी कौन होता था, न्यायपालिका विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, मुस्तौफी कौन होता था, तो महालेखा परीक्षक होता था। और मुशर्रफ कौन होता था, तो देखिए राजस्व सचिव होता था।
ठीक है। लेकिन जहां तक बात रही लॉर्ड प्रिवी सील की या फिर शासक की गुप्त जो मुहर थी उसकी, तो मीर माल इसका यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 25वें प्रश्न की। कह रहे कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अधीन अलग अलग जो विभाग थे, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, उनके बारे में पूछा गया है। जैसे दीवाने कजा न्याय विभाग यानी कि जस्टिस डिपार्टमेंट, ये ठीक है। फिर दीवान ए बरीद खुफिया विभाग यानी कि आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये भी ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं है, इसलिए डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है देखिए 26वां प्रश्न। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप मान के चलिएगा कि आप ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो स्किप करने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, जैसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। और किनकी बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो पूर्वी मध्य भूदृश्य है यानी कि जो आपका क्या ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार क्या है, एलिफेंट रिजर्व है, जो कहीं ना कहीं पूर्वी मध्य भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें से एरिया के वाइज जो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक बात है, तो कौन कौन से सिंहभूम है, दक्षिण उड़ीसा है, मयूरभंज और बेतामी है। तो अगर इसकी बात की जाए तो देखिए जो दक्षिण उड़ीसा है यानी कि जो साउथ उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर, दरअसल इसके अगर मैं आप बात करें क्षेत्रफल की, तो ये 4216 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं जो आपका सिंहभूम है, ठीक है, तो सिंहभूम इससे कम बैठता है। कितना बैठता है, तो वो 4500 आई एम सॉरी, क्योंकि सेकंड नंबर पे पूछा है, तो सेकंड नंबर वाला बैठता है आपका दक्षिण उड़ीसा। क्यों, क्योंकि 4216 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि जो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा वो कहीं ना कहीं आपका कौन सा आ जाएगा, सिंहभूम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो है 4530 स्क्वायर किलोमीटर और बाकी दोनों से छूटे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको फिर अगेन बता रही हूँ कि याद होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्योर फैक्ट होता है और कभी भी वो चार ऑप्शन, कोई भी चार ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा रिस्क को ना लेके सोच के समझिए यहाँ पर, क्योंकि सेकंड सबसे बड़ा बताना है, तो आपका कौन सा है, बी यानी कि दक्षिण उड़ीसा आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए इसके बाद बात करते हैं 27th क्वेश्चन की। 27th क्वेश्चन में देखिए आपके सामने कुछ टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं और जो सही मैच नहीं करता वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये तो अब तक याद हो गया होगा आपको, ये तमिलनाडु में ही, ठीक हो गया। उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो ये तेलंगाना में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये देखिए राजस्थान में है, ठीक बात है। और तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये महाराष्ट्र में ही है, यानी कि सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है सी। राइट, इसके बाद बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन में पंचमढ़ी जैव मंडल आगार यानी कि जो आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, उन्हीं को हिंदी में जैव मंडल आगार बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन से वाले के बारे में पूछा है, पंचमढ़ी के बारे में पूछा हुआ है। और ये कह रहा है पंचमढ़ी जो एमपी राज्य है उसके किस जिले में नहीं फैला हुआ है। तो अगर पंचमढ़ी जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो देखिए इसको 1999 में नोटिफाई किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो आप मान के चलिए लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट की बात करूं तो 4926 वर्ग किलोमीटर है, तो लगभग 5 से आप याद रख सकते हैं। एमपी के ये बैतूल में, होशंगाबाद में और छिंदवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, यानी कि बैतूल में है, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में है, टीकमगढ़ में नहीं है और नहीं ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ए आंसर हो जाएगा। राइट, इसके बाद बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। देखिए एलिफेंट रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, अब बात होगी रामसर वेटलैंड की। पूछ रहा है कि कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल यानी कि कौन सा रामसर वेटलैंड साइट जो है हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है। तो देखिए भिंडवासा वन्य जीव अभयारण्य ये हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है, जो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है दरअसल ये आपका पंजाब में है। ठीक है, तो क्योंकि नहीं पूछा है तो सी यानी कि केवल तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार देखिए पूछा गया है कि यूनेस्को का जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है इसके रूप में
3 को अधिसूचित किया गया था कब? 1985 में। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन उन 3 में नहीं आता है। यानी कि यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो 1985 में 3 साइट्स को नोटिफाई इसके अंदर किया गया था। आपको बताना है कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। मानस वन्य जीव अभियान तो 1985 के अंदर ही असम में है ये। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी 1985 है, ये राजस्थान में है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो 1985 ये भी असम में है। देखिए सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको नोटिफाई किया गया था 1987 में और ये पश्चिम बंगाल में है। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31वें की। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग करना है और आपको जो है गलत विकल्प जो भी है उसका चयन करना है। कुछ महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट कोस्टल और जो हमारी मराइन बायोडाइवर्सिटी एरियाज है उनकी बात हो रही है। ठीक है। उमरगांव, उमरगांव कहाँ है? देखिए गुजरात के वलसाड़ में है। ध्यान रखिएगा कहाँ है उमरगांव? गुजरात के वलसाड़ में है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें विजय दुर्ग की तो विजय दुर्ग देखिए महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी में। ये भी ठीक है। फिर देखिए अगर मृदेश्वर की बात करें तो मृदेश्वर देखिए उत्तर कन्नड़ में कर्नाटका राज्य में है, ये यानी कि गलत है। ठीक है। और अगर बात करें कलिंगपट्टम की तो जो कलिंगपट्टनम है वो श्रीकाकुलम में यानी कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के ना जो लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन 2 से ज्यादा जिलों में पड़ता है, कौन 2 से ज्यादा राज्यों में पड़ता है, ये प्रश्न काफी हिट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनको ना थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, बार बार रिवाइज किया कीजिए, तो ये क्या है आपको फिर याद हो जाएंगे। राइट। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। वाले प्रश्न में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे दक्षिणी जैव विविधता विरासत स्थल है यानी कि जो आपका साउदर्न मोस्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो आपको बताना है। क्या ऑप्शन है? अमीनपुर झील है, चिल्कीगढ़ कनकदुर्गा है, पातालकोट है और माजुली है। देखिए माजुली तो आपको पता होगा कहाँ पर है, ये तो असम में है ना। तो मतलब सबसे साउथ पूछ रहा है तो माजुली तो नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद देखिए पातालकोट की बात करूं तो ये जो पातालकोट है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। ठीक है। फिर जो चिल्कीगढ़ कनकदुर्गा है तो ये जो चिल्कीगढ़ कनकदुर्गा है पश्चिम बंगाल के झारग्राम में है। ठीक है। और जो आपका अमीनपुर झील है वो देखिए तेलंगाना संगारेड्डी में। तो तेलंगाना कहीं ना कहीं आपका मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से और असम से साउथ में ही पड़ता है ना। यानी कि हमारे जो 4 ऑप्शन है उनमें सबसे साउथ में हमारा तेलंगाना वाला ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर 33 क्वेश्चन में देखिए आरबीआई के डाटा के बारे में पूछा गया है। आरबीआई की डाटा और सूचना के प्रबंधन के लिए बेसिकली एक पैनल का गठन किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? आरबीआई में डाटा और सूचना के प्रबंधन के लिए एक समिति पैनल का गठन किया गया था, आपको उसका नाम बताना है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, ये इसके बारे में किस कमेटी को देखिए आप कह सकते हैं स्टैब्लिश किया गया था, उसका नाम बताना है। तो उनका नाम बेसिकली देखिए जल्दी बताइए अगर आपको याद है तो। बिल्कुल ठीक बात है, दीपक मोहंती समिति। ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दीपक मोहंती समिति हो जाएगा। ठीक है। बिमल जलाल पैनल तो आपको पता होगा नए बैंक का लाइसेंस देने के लिए आवेदनों की जांच से संबंधित था। दवे समिति जो था वो असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन संबंधी योजनाओं से था। ठीक है। और जेम्स राज समिति जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज में मदद करने के लिए था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट का है वो है दीपक मोहंती समिति और ये आरबीआई में डाटा और सूचना के प्रबंधन के लिए स्टैब्लिश की गई थी। तो 33 का आंसर हो गया सी और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है, यानी कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो जल्दी बताइए कौन सा है। बिल्कुल ठीक बात, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इसका मुख्यालय ही रोम इटली में है। ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये देखिए लुजाने स्विट्जरलैंड में है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये लंदन यूके में है और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। 35 क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा महत्वपूर्ण दिन अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बिल्कुल ठीक बात है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, इसको ध्यान रखिए।
रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 36 क्वेश्चन। पूछ रहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखिए अलग अलग विशेषताएं अलग अलग देशों के आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। यहाँ पर एक विशेषता का नाम दिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पूछ रहा है कि किस देश के संविधान से विशेषता हमने ली है, तो ये ली है देखिए ऑस्ट्रेलिया ही संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए डी। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए 37 क्वेश्चन आ जाता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी कि विच लैंग्वेज है जिसको 8th शेड्यूल में जो है ऐड किया गया था, किसके द्वारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो देखिए कौन कौन सी वो भाषाएं थी जिनको 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ से देखिए कौन सी है, ना तो सिंधी है ना कोंकणी है बल्कि डोंगरी है, तो इसका मतलब सी आंसर हमारा डोंगरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ठीक है। फिर अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल नंबर 16, ये किससे संबंधित है, लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। फिर अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 18 क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, नहीं, ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17। फिर आपका अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका मतलब सी ही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद पूछा है 39 क्वेश्चन, कह रहा है कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भाग 1 यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है वो किस चीज से संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट या यूनियन एंड टेरिटरी, राइट, ये ठीक है। फिर भाग 2 नागरिकता एंड सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 3 आपका देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से, ये भी ठीक है। भाग 4 मौलिक कर्तव्यों से, ये गलत है, क्योंकि देखिए भाग 4 तो जो आपका है वो डीपीएसपी से संबंधित है और जो आपके मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 ए में आते हैं। ठीक बात है ना, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा है 40वां क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे प्रारूप समिति में डीपी खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। तो देखिए प्रारूप समिति, इसमें देखिए जो टीटी कृष्णाचार्य थे उनको डीपी खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था जिनकी जो डेथ है वो 1948 में हो गई थी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, सी यानी कि टीटी कृष्णाचार्य। ठीक बात है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपने 41 क्वेश्चन की। 41 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा वो तत्व है या कौन सा वो एलिमेंट है जिसको एसआर बॉम्बे मामले के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना का तत्व घोषित नहीं किया गया था, नहीं पूछ रहा है, यानी कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एलिमेंट एसआर बॉम्बे में कौन सा नहीं बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपको बताना है। तो संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा, ये सारे के सारे एसआर बॉम्बे के टाइम पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे आ जाते हैं, इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 371 आई है यानी कि आर्टिकल नंबर 371 आई, इसमें देखिए गोवा से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की गई है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आर्टिकल 371 आई। अच्छा 371 एच किससे संबंधित है, तो एच देखिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ना, और 371 एफ किससे संबंधित है, ये देखिए सिक्किम से संबंधित है। इसी तरह आपका 371 जी ये मिजोरम से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या है ध्यान रखिएगा। ठीक बात है,
चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कौन सा शहर या कस्बा सल्तनत काल के दौरान पश्चिम में विकसित नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टाउन जो है वो वेस्ट में डेवलप नहीं हुई थी सल्तनत पीरियड की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन कैसे मैपिंग बेस ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको क्या है डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, है ना, और ये फैक्चुअल तो है ही। तो देखिए जो लाहौर और मुल्तान थे वो उत्तर पश्चिम में डेवलप हुए थे, भरूच, कैम्बे और जो अनहिलवाड़ा है वो पश्चिम में डेवलप हुए थे, कड़ा और जो लखनऊ थे वो पूर्व में थे। यानी कि ये वाली सिटीज कहाँ पे थी, ये पूर्व में थी। तो इसका मतलब पश्चिम में पूछ रहा है, तो जो कड़ा है और लखनऊती है, यानी कि यहाँ पर लखनऊती दिया गया है, ये पूर्व में, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम में विकसित नहीं हुआ था, ये पूर्व में विकसित हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। कह रहा है सल्तनत काल में समारोहों के संचालक के लिए, यानी कि सल्तनत पीरियड में मास्टर्स ऑफ सेरेमनी के लिए किस शब्द का यूज जो है किया जाता था, तो अमीर ए हकीब। ठीक है, क्या आ जाएगा, अमीर ए हकीब। ये समारोह का संचालक होता था। वकील दर शाही परिवार का प्रबंधक होता था। जवाबदीद आपके राज्य कानून होते थे। जहादारी जो है आपके सुल्तानों के द्वारा बनाए गए कानून होते थे। यहाँ पर जो याद रखना है वो ए याद रखना है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है किसने तबकात ए नसारी लिखी थी, जो 1260 तक मुस्लिम वंशों का एक सामान्य इतिहास था। ठीक है, यानी कि मुस्लिम जो डायनेस्टीज थी अप टू 1260 सी, वहां तक जनरल हिस्ट्री जो रही है तबकात ए नसारी, उसको किसने लिखा था। ठीक है, तो उन राइटर का क्या नाम है, मिनहाज उल सिराज। तो यानी कि सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन जो है वो देखिए मध्यकालीन भारत से लिया हुआ है। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने तकावी ऋण यानी कि खेती के लिए ऋण योजना शुरू की थी, जो किसानों को बीज खरीदने और खेती का विस्तार करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। देखिए दो फैक्ट तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गए हैं कि एक तकावी ऋण जो है शुरू किया गया था, इस तरह की कोई स्कीम थी, और जो एग्रीकल्चर के लिए थी, खेती के लिए थी, और जिसमें बेसिकली अगर आप अपनी एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बीज वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, तो इनको तकावी लोन्स जो है बोलते थे। तो ये योजना किसने शुरू की थी आपको ये बताना है। तो देखिए ये योजना जो है ये शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने समय से आगे का सोचने वाला राजा, लेकिन फिर भी पागल था, क्योंकि उसने जितनी स्कीम्स चलाई वो उसके समय में फिट नहीं थी, लेकिन जब बाद में टाइम आया तो देखा गया कि उसकी योजनाएं सही थी, उनका एग्जीक्यूशन वो सही नहीं कर पाया। तो सबसे होशियार पागल राजा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। 47 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर ये कह रहा है हसन गंगू जो था वो देवगिरी का एक तुर्की अधिकारी था। 3 फैक्ट है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सही हैं। हसन गंगू जो कि देवगिर का एक तुर्की अधिकारी था, उसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। तो उपरोक्त सभी यानी कि यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको गलत विकल्प का चयन देखिए करना है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। हड़प्पा स्थल रंगपुर का उत्खनन MS वत्स ने 1931 में किया था, यानी कि जो हड़प्पा साइट थी उसको एग्जीक्यूट किया गया था MS वत्स द्वारा 1931 में। फिर कह रहा है हड़प्पा स्थल रंगपुर का उत्खनन SR राव ने 1953-54 के दौरान किया था। और ये कह रहा है हड़प्पा स्थल रंगपुर हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे अगेन 3 फैक्ट है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए पहला वाला और दूसरा वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो कह रहा है हड़प्पा स्थल रंगपुर हरियाणा राज्य में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका मतलब सी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में दक्षिणापथ में स्थित था। देखिए अगेन यहाँ से आपको 2 फैक्ट पता चल रहे हैं कि जो हमारे महाजनपद थे वो सारे के सारे कहाँ थे, विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में थे। केवल एक ही ऐसा था जो विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में यानी कि साउथ में था। अब आपको उसका नाम बताना है, तो उसका नाम था देखिए अशमक। ठीक है, अशमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था
जो विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में दक्षिणा पर्वत में स्थित था। इसकी जो आप कह सकते हैं कैपिटल थी वो थी पोटाली, ठीक है, इसको इस तरीके से स्पेल करते हैं। और ये गोदावरी नदी के आसपास वाला जो रीजन था वहां पे आप कह सकते हैं स्थित था, राइट। ये हो गई एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की। उस सत्र से संबंधित सही विकल्प का चयन करें जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। यानी कि कोई सम्मेलन हुआ था जिसमें जो हमारी कांग्रेस थी उसके अंदर एक संस्था थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, उसका क्या है, विलय हो गया था। 2 फैक्ट है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी और ये अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो देखिए दोनों ही फैक्ट यहाँ पे ठीक है, क्योंकि 1886 में जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था सेशन कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू थे, वहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। 51 क्वेश्चन, यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो देखिए इसमें ना आपको एक पूरा टेबल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो मृदाएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं यूएसडीए के अनुसार। तो उनके नाम है इंसेप्टिसोल्स, इंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, अर्डिसोल्स, ठीक है, यूल्टिसोल्स, मोलिसोल्स एंड कुछ अदर्स है, ठीक है। इसमें से अगर आप बात करें सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है तो वो मिलती है इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सी मिलती है तो इंटीसोल्स मिलती है। अगर बात करें सबसे कम कौन सी मिलती है इनमें से, तो जो आपकी मोलिसोल्स है ये ज्यादा सबसे कम मिलती है, मतलब सबसे कम एरिया में ये पाई जाती है, ठीक है। और ये दरअसल जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है एंड लैंड यूज प्लानिंग है, उन्होंने जो पब्लिकेशन निकाला था उसके अनुसार मैं आपको डाटा बता रही हूँ, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको एक्चुअली आईसीआर यानी कि हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा यूएसटी के अनुसार क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो मोलिसोल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जो काली मृदा है यानी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल है उससे संबंधित कुछ सही विकल्पों का आपने चयन करना है। रासायनिक रूप से काली मिट्टी चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें पोटाश भी होता है, ये भी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मिट्टियों में पोटाश नहीं भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, ये भी ठीक है। इसमें ह्यूमस जो होता है, नाइट्रोजन जो होती है, फास्फोरस जो होता है, इसकी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट भी ठीक है, इसलिए डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ये कुछ राज्य हैं जहां पर काजू वाले जो वृक्ष हैं उनकी फसल, उनकी जो है खेती की जाती है। तो पूछ रहा है इन राज्यों में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है काजू जैसी फसलों के लिए। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एलुवियल या नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली इसका आंसर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सही आंसर इसका लाल लेटराइट मृदा यानी कि रेड लेटराइट सॉइल इज द राइट आंसर। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं से जो घिरा हुआ है तो वो किस दिशा से घिरा हुआ है। तो देखिए हिंदुकुश और जो सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन्होंने भारत को उत्तर पश्चिम में जो है घेर रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर में कौन है तो हिमालय है, उत्तर पूर्व में कौन है तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में तो हिंद महासागर, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। देन आते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से 2 द्वीपीय देश हिंद महासागर में स्थित हैं जो हमारे पड़ोसी भी हैं। थोड़ा सा मैप पे फोकस कीजिए, एक तो बड़ा आसान सा नाम याद आ जाएगा श्रीलंका, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा भी याद आ जाएगा, थोड़ा सा इधर की तरफ चलिए, मालदीव, बिल्कुल ठीक। श्रीलंका और मालदीव जो है हिंद महासागर स्थित में 2 आइलैंड हैं और जो हमारे पड़ोसी में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उमिंग ला है, ठीक है, जिसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है, उमलिंग ला जो है
वो बेसिकली सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क के रूप में दर्ज है। इसकी जो ऊंचाई है वो करीब आप मानकर चलेगा 19,000 फीट की है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज भी किया गया है। अगर बात करूँ खारदुंगला दर्रे की तो देखिए ये सेकंड हाईएस्ट है और इसकी जो लेंथ हो जाएगी खारदुंगला की वो करीब 18,380 फीट है। ठीक है, पहले देखिए खारदुंगला फर्स्ट नंबर पे आता था, लेकिन उमरिंगला के डेवलप होने के बाद अब जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिनट न्यूज़पेपर का डाटा निकाला था तो उसमें उमरिंगला को जो है फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ था, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैप के द्वारा किया कीजिए। अच्छा, म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन करते हैं? मान लीजिए ये कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो यहाँ पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, वो भी साझा करता है। फिर नागालैंड है, ठीक है, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? तो मणिपुर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? तो मिजोरम आ जाता है, ठीक है, और ये सारे ही क्या है आपके कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक बात है। और जो आपका यहाँ पे असम है, ये देखिए सीमा साझा नहीं करता, बॉर्डर शेयर नहीं करता विद म्यांमार, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक बात है, तो यहाँ से आपने देखा होगा उड़ीसा का नाम नहीं आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि शुष्क शीत ऋतु वाला मॉनसून इस प्रकार की जलवायु में जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर कोपेन योजना की हम बात करें तो, यानी कि मॉनसून विद ड्राई विंटर, ये इस तरह का जो क्लाइमेट है ये किस रीजन में पाया जाता है? तो देखिए कुछ बहुत सारे क्लासिफिकेशन कोपेन ने किए थे, जैसे उन्होंने बताया कि जो मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन है वो तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ गोवा में मिलता है। फिर मॉनसून विद ड्राई समर, ये देखिए कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जो है वहाँ मिलता है। हॉट डेजर्ट कहाँ मिलता है? तो जो एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ मिलेगा। और मॉनसून विद ड्राई विंटर जो है ये गंगा का प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। यानी कि काफी सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आपको मॉनसून विद ड्राई विंटर मिल जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे इसके आंसर है। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और अधिकांश उत्तर पूर्वी भारत। ठीक बात है। चलिए इसके बाद देखिए आपका आता है 60वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कुछ कंट्रीज दी गई हैं, कुछ राजधानी यानी कि कैपिटल्स दी गई हैं। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी है देखिए तिराना, ठीक है, बहरीन की राजधानी है मनामा, बुरुंडी की जो राजधानी है वो गिटेगा है और क्यूबा की राजधानी है हवाना। सही बात है, तो यहाँ से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए बी सही मैच हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, सही बात है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से हो जाता है, आसान है, सही है। उसके बाद रिकेटस विटामिन D की कमी से बच्चों में होता है, ये भी बात ठीक है। फिर देखिए अस्थि मृदुता, ये कह रहा है विटामिन K की कमी से वयस्कों में होता है, गलत है, क्योंकि जो अस्थि मृदुता है जिसको बेसिकली ऑस्टियोमलेशिया भी बोलते हैं, ये भी विटामिन D की कमी की वजह से होता है और ये वयस्कों में होता है। रिकेटस होता है बच्चों में और अस्थि मृदुता होता है विटामिन D की वजह से वयस्कों में, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, रिकेटस, स्कर्वी, बेरी बेरी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, डी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा कि सब्जी में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस वेजिटेबल में है, आपको ये बताने हैं। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब चारों ऑप्शंस के बारे में कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टमाटर की, टमाटर में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, पोटैटो में देखिए 48 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे मटर की तो इसमें भी थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पर अगर ज़्यादा की बात करनी है तो 48 जो आलू है वही इसका आंसर है। आलू में इन चारों सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स की संख्या मिलती है। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ कीट दिए गए हैं, उनकी वजह से संचालित रोग दिए गए हैं।
तो मादा एनफ्लीज की वजह से मलेरिया बुखार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर मादा एडीज इजिप्ट की वजह से पीत जवर होता है, ये भी ठीक है। घरेलू मक्खी की वजह से टाइफाइड नहीं होता, घरेलू मक्खी की वजह से देखिए हैजा हो जाता है, ठीक है। और रेत मक्खी की वजह से कालाजार होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, जो फीमेल एनोफ्लीज है, ठीक है, उसकी वजह से मलेरिया फीवर होता है। फीमेल एंडीज इजिप्टीज की वजह से येलो फीवर होता है। डोमेस्टिक फ्लाई की वजह से देखिए क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। और सिन फ्लाई की वजह से आपका काला जार हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पूछ रहा है किस वेजिटेबल के अंदर कौन सा कलर किस चीज से आता है, वो आपको बताना है। पपीते में पीला रंग, तो ये कैरिकोजेंथिन की वजह से आता है, सही बात है। मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है वो देखिए लाइकोपीन की वजह से नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। ये आ जाता है कैप्सिनिथिन की वजह से। किस वजह से, कैप्सिनिथिन की वजह से। गाजर में लाल रंग देखिए एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और मूली में तीखापन भी जो है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। यहाँ पर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। मटर के अंदर जो मॉर्श रोग होता है वो किससे संबंधित है, तो देखिए बोरॉन से नहीं, ये मैग्नीज से संबंधित है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित है। और धान में जो खैरा रोग होता है, खैरा डिजीज इन पैडी, वो देखिए जिंक की कमी से यानी कि जस्ता की कमी से होती है। फूल गोभी में जो हिप टेल रोल होता है, मोलिब्डेनम हो जाएगा इसका आंसर। और नींबू के अंदर जो लिटिल लीफ रोग होगा उसका आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा पौधा सोलनीसी कुल का है, तो देखिए जो सरसों है वो क्रूसीफेरी से बिलोंग करता है। कपास जो है मॉलवेसी से बिलोंग करता है। आलू सोलनीसी से बिलोंग करता है। और धनिया जो है एम्बलीफेरी से बिलोंग करता है। तो सोलनीसी यानी कि आलू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिश्रित होने पर कांच को नारंगी रंग जो है प्रदान करता है, तो देखिए अगर फेरस ऑक्साइड को मिला दे कांच के साथ तो रंग नीला हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड को मिलाए तो लाल भूरा हो जाता है। गोल्ड क्लोराइड मिला दे तो रूबी जैसा लाल हो जाता है। और नींबू जैसा पीला रंग होता है कैडमियम सल्फाइड की वजह से, ठीक है। और जो आपका नारंगी और लाल रंग मिलता है ये सिलीनियम ऑक्साइड की वजह से मिलता है। तो याद क्या करना है आपको, सिलीनियम ऑक्साइड, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। खाने योग्य भाग है और पौधा दिया हुआ है, यानी कि कोई प्लांट है उसका ईडेबल पार्ट कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो गन्ने का कौन सा है, तना यानी कि स्टेम है, सही बात है। पत्ता गोभी क्या है, पत्ता गोभी देखिए फूल है, फ्लावर है, ठीक है। तो यानी कि इसका मैच ये होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी शकरकंद की। तो शकरकंद क्या है, जड़ है, यानी कि शकरकंद आपकी क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। इसके बाद मीथी की बात करें तो मीथी क्या है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, पत्ते ही तो खाते हैं मीथी की, है ना। यहाँ पे सही विकल्प पूछा हुआ है तो गन्ना यानी कि स्टेम यानी कि तना आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थेनोलॉजी से क्या पक्षियों का अध्ययन होता है, जल्दी सोच के बताइए। एंथेनोलॉजी तो आपको याद होगा, ये तो देखिए फूलों के अध्ययन से ही रिलेटेड है, तो ये तो ठीक है। और ऑर्थेनोलॉजी बताइए, ये भी बात सही है, पक्षियों का अध्ययन ही इससे होता है। ऑस्टियोलॉजी से देखिए मांसपेशियों का नहीं, मसल्स का नहीं, बल्कि आपकी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स जो होती हैं, उनका बेसिकली अध्ययन होता है, ठीक बात है। और जो आपका हिमेटोलॉजी है उससे रुधिर का अध्ययन होता है, सही बात है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं 70वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन सा जो है विकल्प है वो सही है। तो विटामिन B2 आपका क्या होगा, तो ये देखिए राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 देखिए नियासिन ही होता है। विटामिन B5 जो है वो आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। और विटामिन B6 आपका पायरोडेक्सिन होता है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ। यहाँ पे जो 70 क्वेश्चन है इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, यही सही सुमेलित है। इसके बाद हम 71 क्वेश्चन को देखेंगे। 71 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नया कृषि डाटा आया है 2022 वाला, उसके अनुसार जो रेपसीड है उसको और जो सरसों है
उत्पादन में जो हरियाणा राज्य है वो कौन से स्थान पर है, आपको ये बताना है। तो देखिए भारत के जो 3 शीर्ष में कहूँ रेपसीड और सरसों उत्पादक राज्य हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो रेपसीड और मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है टॉप इंडिया में, वो है आपकी राजस्थान फर्स्ट नंबर पर, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर और हरियाणा थर्ड नंबर पर। यहाँ पे हरियाणा की रैंक पूछा हुआ है तो थर्ड यानी कि सी जो है इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा राज्य नवीनतम कृषि डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की दृष्टि से टॉप 3 के जो राज्य हैं उनके में नहीं आता है। यहाँ पे पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की देखिए बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले तो आता है पंजाब, ठीक है, नाम से ही आपको याद आ जाएगा दूध दही मक्खन, है ना। और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, हरियाणा, अगेन दूध दही मक्खन। और तीसरा देखिए राजस्थान आता है, अगेन दूध दही मक्खन। सही बात है। तो ये देखिए टॉप 3 आपकी स्टेट है। यहाँ पे जो यूपी है वो देखिए टॉप 3 में नहीं आता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। पूछ रहा है नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत में 3 सबसे बड़े वो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो कि 76.3% प्रोडक्शन लेता है, इसके बाद गुजरात और झारखंड आता है, ठीक है। दूसरा पूछा हुआ है तो बी कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुजरात। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, तो सोच के बताइए ये ठीक है कि नहीं है। फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ब्राजील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, ये भी ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा यानी कि पहला हो गया, ब्राजील आपका दूसरा हो गया, चीन देखिए तीसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब बात आती है भारत वाली, तो भारत वाला देखिए गलत है क्योंकि भारत 5th नंबर पे नहीं बल्कि 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 75 क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित या प्रदेश पहले स्थान पर है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इंस्टॉल्ड हो चुकी है कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे देखिए कि उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जो फर्स्ट है इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी टू गेट द एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एज पर द लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा, ठीक है। यानी कि देखिए जब आप वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हो, ठीक है, उससे आप जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये जो आपके यहाँ क्षमता स्थापित हो चुकी है, इसके बारे में फर्स्ट रैंक पर कौन आता है, ठीक है। सोच के बताइए, ये न्यूज़पेपर में काफी था तो ये आपको पता भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, सही आंसर बताया। दिल्ली इसमें फर्स्ट नंबर पे है, देन देखिए आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना आता है और फिर देखिए मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि दिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2022 में उपयोगिताओं के अनुसार बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है, ठीक है। रीजन 4 दिए गए हैं और पूछा गया है कि उसमें जो आप इंस्टॉल्टेड कैपेसिटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इसके आप हिसाब से बताइए कि सबसे लो कहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो पश्चिमी रीजन है उसमें तो सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर दक्षिण है, उसके बाद आता है आपका उत्तर, फिर आता है आपका पूर्व और इसके बाद आता है आपका उत्तर पूर्वी एंड देन आपके आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे लो वैसे तो आइलैंड पे, लेकिन इन 4 क्वेश्चन में देखिए पूछा गया इन 4 में से बताना है, तो या तो सबसे कम तो द्वीप में है, उससे कम उत्तर पूर्वी में है, लेकिन इन 4 की बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। 77 क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। इरूसिक एसिड कहाँ मिलता है, तो देखिए इरूसिक एसिड बेसिकली सरसों के तेल में मिलता है, ठीक है। लॉरिक एसिड की बात करें तो नारियल के तेल में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये देखिए पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। फिर हाइड्रोसाइनिन एसिड की बात करें तो ये टेपियोका में होता है, और यहाँ पे सही विकल्प क्या है आपका, यही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन ये कह रहा है वित्तीय वर्ष 21-22 में हरियाणा को हरियाणा बजट 22-23 के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 उसमें हरियाणा को एस्टिमेटेड है कि
9,715 करोड़ रुपीस जो है मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट, जो कि उसके जो खुद का टैक्स रेवेन्यू है उसका क्या है, लगभग 15% बैठता है। यानी कि जो उस हरियाणा का स्वयं का कर राजस्व है उसका लगभग 15% बैठता है। इतना पैसा जो है उनको जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। ठीक बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 कह रहा है, जब जीएसटी पेश किया गया था तो केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में 5 साल की अवधि के लिए कितने परसेंटेज की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी थी। देखिए हुआ क्या था, जब जीएसटी लगाया गया तो राज्यों को ये डर था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से गारंटी दी कि चलो ठीक है, 5 साल के लिए अगर इतना परसेंट आपका नहीं हुआ जीएसटी कलेक्शन तो हम उसके ऊपर चक्रवृद्धि ग्रोथ को मानते हुए आपको क्या है, कंपनसेशन देंगे। और ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि राज्यों की बहुत सारी क्षतिपूर्ति आप कह सकते हैं केंद्र के पास पेंडिंग थी और केंद्र के पास भी पैसा नहीं था उनको देने के लिए। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था, इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने परसेंट की गारंटी जो है गवर्नमेंट ने दी थी, तो वो 14% था। ठीक है, 14%, तो ए आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा बजट 22-23 के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 है उसमें मौजूदा कीमतों की अगर बात करें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति जीएसटीपी लगभग कितनी थी, यानी कि पर कैपिटा जो आपकी जीएसटीपी थी वो कितनी थी। हम किसकी बात कर रहे हैं, पर कैपिटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये कितनी थी, तो देखिए ये थी 2,63,649 रुपए। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे नियर बाय तो यही बैठ रहा है। अगर एग्जैक्ट की बात मैं आपको बताऊं तो इसको याद कर लीजिएगा, 2,63,649 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 81वें क्वेश्चन की ओर। सिर्फ हमारे 20 प्रश्न रह रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ को पहला धूम्रपान रहित भारतीय क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, एक फैक्ट है आपको बताना है। तो इसके बाद देखिए ये वाला फैक्ट क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है 2 अक्टूबर 2010 को चंडीगढ़ में पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए दो फैक्ट हैं, एक तो ठीक है कि चंडीगढ़ में पॉलिथीन और प्लास्टिक के बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये तो ठीक है। लेकिन ये 2010 है, ये डेट गलत है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर 2008 को किया गया था। सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ से हमारा केवल ए जो है आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने नारनौल शहर की स्थापना की थी। देखिए जो नारनौल शहर है इसको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है एग्जैक्टली कब इसकी स्थापना और किसके द्वारा मानी जाए। लेकिन अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो अनंगपाल तोमर है उन्होंने एक्चुअली इसको एस्टैब्लिश किया था। लेकिन जब आप थोड़ा सा मिडावल हिस्ट्री की तरफ आ जाएंगे तो जो शेर शाह था उसका जो ग्रैंडफादर थे इब्राहिम खान, एक गवर्नर थे बेसिकली वो यहाँ के, तो उनको भी क्रेडिट दिया जाता है सिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम पृथ्वीराज रासो वाला आंसर मानते हुए अनंगपाल तोमर को जो है टिक कर रहे हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके जो लीडर्स हैं उसके बारे में, तो तुलाराम अहिरवाल, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद मोहन सिंह कहाँ से संबंधित थे, रोपड़ से, ये भी ठीक है। हुकुमचंद हांसी से संबंधित है, ये भी ठीक है। खरखोदा देखिए बिसारत अली, यानी कि बिसारत अली फरीदाबाद नहीं बल्कि क्या आंसर आएगा इसका, खरखोदा आएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंबाला डिवीजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए अंबाला डिवीजन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। विकिपीडिया पर अलग डाटा दिया हुआ है, लेकिन देखिए विकिपीडिया उतना रिलायबल नहीं होता। तो मैंने एक्चुअली अंबाला डिवीजन के कमिश्नर की वेबसाइट को विजिट किया था, वहां पे उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो अंबाला डिवीजन है एक्चुअली उसके अंदर 5 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, और उन्होंने नाम लिखा हुआ है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल। और एक और वेबसाइट मैंने देखी थी वहां पे भी उन्होंने लिखा हुआ था कि जो कैथल सिटी है वो अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर तो आते हैं, झज्जर नहीं आता, सी आपका आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ। आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। नीचे से चलते हैं। गोला बारूद उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो गोला बारूद उद्योग के लिए देखिए यमुनानगर फेमस है। सिलाई मशीन उद्योग के लिए, तो सिलाई मशीन इंडस्ट्री के लिए देखिए आपका अंबाला फेमस है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए देखिए फरीदाबाद फेमस है। और मैं कुछ और बता देती हूँ, बर्तन जो उद्योग होते हैं तांबा और पीतल वाले, उनके लिए रेवाड़ी फेमस है। और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए देखिए सूरजपुर पंचकुला फेमस है। बात करें सैनिटरी उद्योग की, यानी कि जो आपका सैनिटरी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए पंचकुला नहीं बल्कि बहादुरगढ़ जो है फेमस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित नहीं है पूछा है, ठीक है, यानी कि 4 में से 3 करनाल हरियाणा में है, बाकी नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए जो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है ये करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ये भी करनाल में है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ये देखिए कहाँ है, तो ये आपका हिसार में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ झील हैं उनकी लोकेशंस हैं, आपको जो सही मैच नहीं करता है वो बताना है। तो दमदमा झील है गुड़गांव में, ठीक है। इसके बाद जो कर्ण झील है वो करनाल में है। तिलियार झील रोहतक में है। जो बड़खल झील है वो दरअसल आपकी फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। विश्व आर्थिक आउटलुक ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। फिर विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, ये भी ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। फिर देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, ये गलत है क्योंकि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है उसको भी देखिए विश्व आर्थिक मंच ही रिलीज करता है। तो सी हमारा जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1986 में गठित रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत हरियाणा राज्य के अतिरिक्त और कितने राज्य आते हैं? तो देखिए 1986 में ये जो जल विवाद न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल जो है गठित हुआ, इसमें पंजाब हरियाणा और राजस्थान आते हैं। तो हरियाणा से अलग 2 राज्य और आते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट यानी कि जो आपकी ये है लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, इसके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्राकृतिक संवृद्धि दर की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, यानी कि हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट के हिसाब से 5th पोजीशन पे कौन आता है? तो देखिए इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो हरियाणा है वो 5वें नंबर पर आता है। तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। कह रहा है हाल ही में जारी की गई सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की जो टॉप 500 की लिस्ट है उसमें किस देश का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर वो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। देखिए जो लिस्ट है ये बेसिकली इसका 59वां एडिशन जो है रिलीज किया गया है और इसको जर्मनी के द्वारा बेसिकली रिलीज किया जाता है। इसमें फ्रंटियर नाम के सुपर कंप्यूटर को सबसे पावरफुल माना गया है और ये है यूएस का। कहाँ का है? यूएस का, यानी कि सी अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिको के वैज्ञानिक मारियो जोन्स मेलिना हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन, ठीक है, केमिकल, ठीक है, इसको केमिस्ट्री आई एम सॉरी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हाल ही में किस भारतीय उपन्यास के लिए भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये टॉम्ब ऑफ सेंट रेत की समाधि और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। 94 क्वेश्चन में देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने उपभोक्ताओं को अपने एटीएम पर इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा का निर्देश दिया है?
ठीक है। देखिए तो ये देखिए बैंकों को ये किसी ने उद्देश्य दिया हो कि भाई अब आपने देखिए क्या है, बहुत सारे बैंक हैं, उनको किसी ने आदेश दिया होगा या मंजूरी दी होगी कि अब आप अपनी एटीएम पर इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि बैंकों को इस तरह का जो निर्देश है वो कौन दे सकता है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई है जिसने सभी बैंकों से कहा है कि आप अपने उपभोक्ताओं को अपने अपने एटीएम पर इंटर ऑपरेबल कार्डलेस जो कैश विदड्रॉ की सुविधा है इसको दे दीजिए, राइट। इसके बाद बात करते हैं 95th क्वेश्चन की। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो पहली रैंक तो देखिए जापान की आई है, दूसरी रैंक अमेरिका की आई है, तीसरी रैंक देखिए स्पेन की आई है, रूस की तो नहीं आ सकती, युद्ध चल रहा है वहां पे तो, और भारत का देखिए 54वां ही स्थान आया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो जम्मू संभाग है, यानी कि जो हमारा जम्मू डिवीजन है, उसका कौन सा जिला 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी फैक्ट है तो वो इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम पे, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी वहां पर देखिए आप कह सकते हैं जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसकी रिपोर्ट पे आई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ का देखिए जो सांबा जिला है वो 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो 20 का आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 97th क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन देखिए ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन है उसमें अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ावा देने के लिए लॉर्सन और टुब्रो ने भारत के एक इंस्टीट्यूट के साथ समझौता साइन किया है। वो कौन है? वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो देखिए इसमें लॉर्सन और जो टुब्रो है उसने बेसिकली जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो डी का आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को नेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगेन देखिए दो फैक्ट हैं, एक तो बताया गया है कि इनको जो है एक नाम दिया गया है, इनको इस कंपनी का क्या है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा बताया गया है कि वो कहाँ के पुराने अध्यक्ष रहे हैं। तो जो पुराना वाला है वो ही गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नहीं है बल्कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइजेज ग्रोथ ग्रुप के जो अध्यक्ष है कृष्णन रामानुजन, उनको नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है हाल ही में आयोजित जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 थी उसमें भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे केवल बी आपका आंसर जो है हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, हाल ही में जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये ब्रिज किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट ये ब्रिज है, जनरली इनको लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इनको जिंग किंग जेरी बोला जाता है। और यूनेस्को ने अभी इनको हाल ही में देखिए जो हमारा आप कह सकते हैं एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, उसमें इन्होंने शामिल कर लिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और उसमें भी देखिए अस्थायी सूची में, अभी जो टेम्पररी वो लिस्ट है, टेंटेटिव जो लिस्ट है उसी में शामिल किया गया है। इस वाले फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये? देखिए मेघालय में मिलते हैं, वहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा ये अट्रैक्शन है। ठीक है, और काफी सुंदर और बड़े अचरज वाले ये दिखने में लगते हैं। अगर चाहे तो गूगल पे आप सर्च करके देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन। लास्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने तरजीह शेयर इश्यू के तहत नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने
तरजीह शेयर का मतलब होता है प्रेफरेंशियल शेयर सिस्टम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रेफरेंशियल शेयर सिस्टम के तहत करीब आप मान के चलिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 109 करोड़ रुपए के निवेश की इन्वेस्टमेंट की जो है घोषणा की है। तो यहाँ पे 109 करोड़ रुपए यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है वॉइस को लेकर अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।